नमस्कार दोस्तों। तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले पिछले वीडियो में हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे गणित के, उनको हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी नाम का। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। वो बोल रहा है कि प्रोड्यूस्ड ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस्ड टू पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। तो इस साइड को P बोला गया, इस साइड को Q बोला गया। द बाइसेक्टर ऑफ PBC, ऑफ एंगल PBC, इसका जो बाइसेक्टर है, और QBC। तो एंगल PBC यानी ये एंगल, इसका जो बाइसेक्टर है ये हो गया मान ली बाइसेक्टर। और QBC एंगल QCB, इसका जो बाइसेक्टर मान लीजिए कि ये हो गया। दोस्तों ये बेसिकली ये सारे क्वेश्चन जितने हैं ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट O इफ ए इक्वल टू 56 डिग्री। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 56 डिग्री। तो बी ओ सी हमें बताना है, ये एंगल हमें बताना है। ठीक है, और हमें कुछ दिया है और हमें कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एक्स। अगर ये एंगल वाई है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, वाई। तो हम देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। 2x प्लस 2y प्लस 56 इक्वल टू 180। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस 56 कितना आएगा दोस्तों, 60। 120 124 आ जाएगा। यानी ये और ये मिला के कितना आ जाएगा, 124। अब ये पूरा एक ट्राइंगल है, तो x प्लस वाई प्लस जो हमें एंगल निकालना है x, उसको मैं बोल देता हूँ लेट से एंगल x, या फिर अगर और सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं z लिख देता हूँ। तो ये एंगल हो गया z, ये हमें निकालना है, इक्वल टू 124। तो ये कितना होगा दोस्तों, ये 124 नहीं होगा, एक्चुअली एक ट्रायंगल का है। तो ये होगा 180। क्यों, क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल बी ओ सी की। एक्स प्लस वाई कितना है, 124। जेड 180। जेड कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा मेरे साथ। जेड कितना आ जाएगा दोस्तों, 56 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बी ओ सी हमारा कितना आ गया, तो एंगल बी ओ सी आ गया 56 डिग्री। तो आंसर में क्या लिखोगे, तो आंसर में लिखोगे 56 डिग्री। 56 डिग्री इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सॉलिड क्यूब है जिसकी वॉल्यूम है, तो क्यूब क्यूब की ये होता है ए क्यूब, इसकी वॉल्यूम है 46656 सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे 8 क्यूब बनाए गए हैं इक्वल वॉल्यूम के। तो 8 इंटू, उनका वॉल्यूम नहीं पता हमें, ए क्यूब मान, ए डैश क्यूब मान लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 स्मॉलर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो ए होगा, ए यानी कि अ, इसका जो अ, एक भुजा होगी एक तरफ, क्योंकि क्यूब जो होता है वो ऐसा होता है। तो उसके एक तरफ की भुजा क्या होती है, ए। तो अब ए डैश कितना आएगा, तो ए डैश क्यूब इक्वल टू 46656 डिवाइड बाई 2 का होल क्यूब। अब रेशियो बताना। तो देखिए दोस्तों, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब डिवाइड बाई 2 का क्यूब, यानी ए बाई 2 का होल क्यूब। तो ए डैश क्या आ जाएगा, ए बाई 2। ये एक नोट करने लायक पॉइंट है। हमने देखिए बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं की, हमने डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाली। अब हमें, क्योंकि भुजा तो पूछी नहीं है कि ए की वैल्यू क्या होगी, उन्होंने हमें क्या बोला कि आप बताइए कि भैया पहले वाले का रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 स्मॉलर क्यूब। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का। ठीक है, ये हम देखते हैं। उससे पहले हम जो एक एक मोटा सा पॉइंट हमें मिल गया था कि ए डैश इक्वल टू A/2। तो दोस्तों, सरफेस एरिया हमारा क्या होता है 6A²। क्या होता है 6A²। तो पहले सरफेस एरिया क्या होगा 6A²। और पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल एंड फिर 8 × 6A डैश स्क्वायर। तो ये कितना होगा? तो ये होगा 6। 6 और 6 तो कट जाएगा। A² अपॉन 8 A डैश स्क्वायर। अब A डैश की वैल्यू दोस्तों क्या है? A/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? A² अपॉन 8 × A² बाई 2 4। तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो ये अंत में कितना आ जाएगा? 1:2। क्या ये पार्ट सही आंसर है जी? तो इस हिसाब से इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है वो बोलता है, वो लिखते हैं 81/16⁻³ ठीक है, इंटू 25/9⁻³ डिवाइड बाई 5/2⁻³ तो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? आप सबसे पहले 81/16 जो लिखा है इसको आप चार, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 4, 3/4, तो किसी की 4 घात के रूप में लिख लो। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2⁴ इंटू -3/4, क्योंकि घातें गुणा हो जाएंगी। मैंने 81 को ये लिख दिया इंटू, अब मैं इसको क्या ये लिख सकता हूँ 5/3⁻²⁻³ डिवाइड बाई 5/2⁻³ तो ये अलग है हमारा। अब हम क्या इसको ये लिख सकते हैं 3/2⁻³ इंटू 5/3⁻³ अब डिवाइड है दोस्तों, तो हमें पता है कि अगर हम लिखते हैं 2/2, ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 × 1/2। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं गुणा। अब इसका उल्टा कर दीजिए, तो इसको लिख दीजिए 1/5/2⁻³ ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए। अब दोस्तों एक चीज हमें पता है कि अगर 2 की घात 1 लिखा हुआ है, ठीक है, या 2 की घात -1 लिखा है, तो इसको हम 1/2 की घात 1 लिख सकते हैं। इस तरह अगर ये 3/2 की घात -3 लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3/2 आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने 2 की घात -1 को 1/2 की घात 1 लिखा, उसी तरह मैंने इसको ये लिख दिया है, ठीक है, इंटू सेम इसी तरह मैं इसको लिखूंगा 1/5/3 इंटू 1 बटा, अब ये इसको मैं क्या लिखूंगा 1/5/2 की घात 3
अब मैं इसको क्या लिखूंगा? अब मैं मुझे ये पता है, ये क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 1/27/8 इंटू, अब ये तो पूरा एक ब्रैकेट में ही होगा, 1/125/27 इंटू 1/125/125/8। तो अब अगर हम इसको करते हैं तो ये हमारा आएगा 8/27 इंटू 27/125 इंटू, अब ये ऊपर जाएगा तो 1/1 समथिंग है, तो ये हमारा आएगा 1/8/125, फिर से ये ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? 8/27 इंटू 27/125 इंटू 125/8। तो क्या ये सब कुछ कट के 1 हो जाएगा? जी हाँ, तो ये 1 आ जाएगा। तो सवाल इतना बड़ा देखिए और आंसर इतना छोटा, तो कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 1 आंसर होगा। आई थिंक आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी, मैंने बहुत बेसिक से समझाया है। तो इसको मैं अब रफ कर देता हूँ और हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। शायद कुछ क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है, यानी कि चतुर्भुज। चतुर्भुज का क्वेश्चन है। अब चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि इसके चारों भुजाओं का, चारों जो कोण होते हैं उसका जो आप योग करते हैं तो वो कितना आता है? तो वो आता है 360 डिग्री। और क्या खासियत होती है चतुर्भुज में? इसमें 4 शीर्ष होते हैं। चलिए एक चतुर्भुज का क्वेश्चन करते हैं। चतुर्भुज है, मैंने चतुर्भुज बना लिया, ए बी सी और डी। अब बोलता है सी की वैल्यू कितनी है? 102। डी की वैल्यू कितनी है? 58। ए और बी, बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी मीट एट पी। तो ए और बी का जो भी बाइसेक्टर है वो पी पे मिलता है। यानी अगर इस एंगल को एक्स बोलते हो, इसको एक्स, इसको वाई और इसको वाई। ठीक है, तो मेज़र करना है ए पी बी, ये एंगल बताना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 50, मैंने जो आपको बताया चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। 102 प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 360। अब x प्लस वाई इक्वल टू 360 माइनस 160। तो x प्लस वाई कितना आएगा? ये आएगा 200 डिवाइड बाई 2, 100 आ जाएगा। अब अगर x प्लस वाई 100 है और हम ट्राइंगल ए पी बी में जाते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड जो हमें निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस हिसाब से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 100 कितनी आ जाएगी? 80 डिग्री। तो इसका सी पार्ट सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है राम सोल्ड एन आर्टिकल एट 8% गेन एंड हैड इट बीन सोल्ड टू 150 मोर। अगर उसने एक आर्टिकल को 8% गेन पे बेचा है, लेकिन अगर वो उसको 150 रुपये और ज़्यादा बेचता तो गेन हो जाती 14%। और अगर वो उसको, इफ़ ही सोल्ड इट फॉर 2650 देन गेन परसेंट वुड हैव बीन। तो दोस्तों सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम इस लास्ट लाइन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सपोज करते हैं कि उसने एक्स का सामान था, 8% गेट पे भेजा, यानी कि 1.08 एक्स में उसने बेच दिया। ठीक है, अगर वो 150 ज़्यादा में बेचता है, यानी 1.08 एक्स प्लस 150,
तो उसको 14% का प्रॉफिट होता है, यानी 1.14x। यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, तो 150x इक्वल टू 0.06x। तो आई थिंक यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, आई थिंक x की वैल्यू आ गई 2500। अब वो बोल रहे हैं कि अगर उसको 2650 में बेचते हैं तो देखिए गेन कितना होता है, 150 का, क्योंकि 2650 माइनस 2500, तो 150 का गेन होता। और फिर 150 पे उसको फायदा कितना होता है, 6% का, क्योंकि क्या होता, 150 बटे जितने में खरीदा, विक्रय मूल्य भाई प्रॉफिट अपन ये जितने में खरीदा है इंटू 100, तो इसको करोगे तो आप 6% आएगा। तो इसका सही उत्तर है सी पार्ट 6। आसान क्वेश्चन था ये भी दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्यू माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू ज़ीरो। दोस्तों सबसे पहले हमें एक चीज़ पता करनी चाहिए कि जब भी हम मूलों का योग लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें दो मूल होंगे अल्फ़ा बीटा, हम अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं, वो होता है, क्योंकि अगर इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखो तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो अल्फ़ा बीटा होता है सी बाई ए। ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अब इसी से अगर मैं करता हूँ, तो अब वो पूछ रहा है पी प्लस क्यू क्या होगा, तो अगर उसके रूट्स इक्वल हैं, तो देखिए अगर सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा यहाँ पे माइनस आर माइनस पी माइनस बी बाई क्यू माइनस आर, और दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हो। तो ये क्या होगा माइनस आर माइनस पी अपन क्यू माइनस आर, या लिख सकते हो पी माइनस आर अपॉन क्यू माइनस आर, यहाँ टू अल्फा। तो ठीक है, अब इन द सेम वे आप अल्फा बीटा को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली पी माइनस आर अपॉन क्यू माइनस आर इंटू टू, ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई। अब इसको अगर आपको आगे सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो ये जो भी आपके मूल की वैल्यू आई है उसको आप अपनी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है उसको मैं एक्स यहाँ रखता हूँ, तो क्यू माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर की जगह मैं अल्फ़ा स्क्वायर लिखता हूँ, पी माइनस आर अपॉन क्यू माइनस आर इंटू टू, इसका होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी इंटू पी माइनस आर अपॉन क्यू माइनस आर, ठीक है, प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आएगा, पी माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस आर का होल स्क्वायर, ये माइनस का क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अपॉन क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब हमने ये भी देखा कि यहाँ पे दो था, यहाँ चार टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, दोस्तों ये तो यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया।
इसको यहीं रोक दो। और फिर जो हमारी अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल वाला था, सेकेंड इक्वेशन, ये जो यहाँ पे था, इसको मैंने यूज़ किया अल्फा इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू अल्फा होगी क्योंकि दोनों रूट बराबर हैं, इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो सी क्या है हमारा, पी माइनस क्यू, और ए क्या है हमारा, ये आप यहाँ से देख सकते हो। और फिर अल्फा की वैल्यू क्या है, पी माइनस आर अपन क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर। अब इसी को मैं सॉल्व करूंगा आगे। पी माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, ये कट जाएगा। तो क्या आएगा, पी माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस आर इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर माइनस टू पी आर इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू देखता हूँ, अल्फा की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, तो आई थी पी माइनस आर अपन क्यू माइनस आर इंटू टू। तो यहाँ पे टू भी था, तो एक्चुअली यहाँ पे टू भी था, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे फोर भी आ जाएगा। तो अब जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये जाएगा फोर पी क्यू, फोर क्यू स्क्वायर, फोर पी आर, फोर क्यू आर। तो अगर आप इसको फॉर्मूला बनाओगे तो ये बनेगा पी प्लस आर स्क्वायर, पी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस टू क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस टू पी आर, ठीक है, माइनस टू इंटू टू क्यू इंटू पी, और माइनस टू इंटू टू क्यू इंटू आर। ठीक है, और पी आर यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि ये फोर पी आर, टू पी आर यहाँ पे प्लस हो जाएगा इधर से, ये माइनस होगा, और ये भी आई थिंक माइनस ही होगा। तो क्यू माइनस है, आप देख सकते हो, और पी और आर प्लस है। तो ये फॉर्मूला बनता है पी प्लस आर माइनस टू क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसका फॉर्मूला बन जाता है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये बनता है P प्लस आर इक्वल टू टू क्यू। अब ऐसा इक्वेशन आपको जहाँ दिख रहा होगा तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक बी पार्ट है, तो बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को करना है। यानी हमने पहले क्या किया, पहले मूलों का योगफल से एक इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, ये एक्चुअली मल्टीप्लाई में दो है क्योंकि ये दो इधर जाएगा। फिर उसके बाद मूलों के गुणनफल को अल्फा बीटा, और बीटा अल्फा है क्योंकि रूट बराबर है, तो हमने अल्फा की वैल्यू रख दी और इसकी वैल्यू रख दी और उसको सॉल्व कर लिया। तो ये दो इक्वेशन से हमें इसकी वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। अच्छा, पिछले जो पिछला क्वेश्चन था उसमें मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज वन इज टू टू इज टू थ्री। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, एक्स टू एक्स और थ्री एक्स। अब इसका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, तो आई थिंक वो होता है, ये होता है। तो वो दिया हुआ है आपको 1100।
इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टाइम LB BH HL। अब 2 टाइम LB कितना होगा, तो ये 2x स्क्वायर, BH क्या होगा 6x स्क्वायर, HL क्या होगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 1100। तो ये दोस्तों क्या होगा 6 2 8 3 11, 11x स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 1100। 11 से 11 कट जाएगा तो यहाँ 100 आएगा मेरे हिसाब से। तो x क्या आ जाएगा, x आएगा 10/√2। ठीक है, वो पूछे हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसका क्या होता है LBH। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम 6x³ और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 1000/2√2। तो अब आप सॉल्व करोगे, रहेगा 2×3=6, तो ये आ जाएगा आपका 3000/√2। जब इसको परमेयकरण करोगे आप तो ये आपका आएगा 1500√2। तो इसका डी पार्ट जो होगा वो सही आंसर होगा, डी पार्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम 50वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आता है एलसीएम के क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 340 times their HCF, and if the HCF is 26 and one of the number is इतना, then other number will be। तो फर्स्ट नंबर अगर x है तो x की वैल्यू दी हुई है 442, y हमें नहीं पता, y निकालना है। और जिन दोनों का जो HCF है वो है 26 और इन दोनों का जो LCM है वो है 300। LCM ऑफ x, y है 340। अब दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या है, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर इक्वल टू उनका LCF इंटू उनका LCM। तो आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 442 इंटू वाई इक्वल टू 26 इंटू 340। और अगर आप 26 से इसको काटोगे तो मेरे हिसाब से ये 7 बार में कट जाएगा, 17 बार में। तो फिर ये क्या हो जाएगा 17 दूना 34। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो अब वो पूछा है उन्होंने कि दूसरा नंबर क्या होगा। एक बार हम फिर से इस कैलकुलेशन को देखते हैं। तो पहला नंबर हमारा क्या है x इंटू वाई इक्वल टू HCF क्या है 26, LCM क्या है 340। अब हम क्या लिखेंगे 442 इंटू वाई इक्वल टू 26 गुणा 340। कोई समस्या नहीं, अभी तक सब सही है। इसको हटा देता हूँ मैं। तो दोस्तों 442 इंटू वाई इक्वल टू 26 गुणा 340। अब मैं काटा पीटी मच जाता हूँ, तो क्या होगा 26 एक कम 26, तो बचेगा 18। यहाँ से 18 182, 2 × 7 = 14, 6 × 7 = 42। तो ये 17 बार में चला जाएगा। तो 17y इक्वल टू 340। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि LCM इज 3
40 टाइम्स देयर एचसीएफ, मतलब ये 340 इंटू 26 है। तो जो हम एलसीएम लिख रहे हैं ये इंटू 26 है, इंटू 26 और मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा इंटू 26, तो ये कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 520। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 520। तो यहाँ पे जो हम एलसीएम लिख रहे थे वो लिखना चाहिए था हमको इंटू 20 और लिखना चाहिए था, तो 520। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 520। अब इसके बाद आता है एक और क्वेश्चन। तो धीरे धीरे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते जा रहे हैं और फॉर्मूले समझते जा रहे हैं, वो हमें आगे के एग्जामों में फ़ायदा करेंगे। अब ये है एक सम है 37,632, सम ऑफ अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 12% पर एनम ब्याज लगा है, इंटरेस्ट compounded annually. What will be the simple interest of the same sum on the same rate for double the earlier period? पहले 2 साल के लिए लगा, अब 4 साल के लिए लगाना चाहते हैं। इंटरेस्ट रेट 12% रखना चाहते हैं, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे थे, ठीक है। अब क्या लगाना चाह रहे हैं, अब सिंपल इंटरेस्ट चाहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा जो ब्याज होता है, ठीक है, जिसको इंटरेस्ट बोलते हो आप, वो होता है जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है इनटू, ये मतलब मूलधन हो गया आपका, आपकी रेट इनटू आपकी टाइम डिवाइड बाई 100। यानी अभी चलो यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या है प्रिंसिपल, एक्स मान लेता हूँ। रेट मुझे पता है 12% है और समय मुझे पता है 4 है अपॉन 100। तो ये मेरा जो भी आएगा ये इंटरेस्ट आएगा। अब मुझे क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट ही बताना है, यानी यही मुझे कैलकुलेट करके बताना है। अब जो मेरा पेज फंस रहा है उस पर फंस रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो अब मुझे एक्स नहीं पता है कि क्या है। तो दोस्तों प्रश्न ये है मेरा कि अब हम एक्स कैसे निकालें। तो हमें एक चीज़ दी हुई है कि 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के 12% की दर से इतना रुपए हो जाता है। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, बट मैं उससे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं एक ट्रिक से कराऊंगा। लेकिन मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n, जहाँ n होता है कितने, जैसे यहाँ पे n 2 है, r यहाँ पे कितना है, r 12 है, और p हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो x हमें निकालना है, a जितना हो चुका है, तो ये 3700 समथिंग जितना दिया हुआ है वो a। बट मैं ऐसे नहीं निकालूंगा, मैं दूसरे तरीके से करूँगा, आप उस तरीके को देखिएगा, शायद आपको पसंद आए। 37,632, ठीक है। अब मैं मानता हूँ पहले साल मान लो x प्रिंसिपल अमाउंट है, तो पहले साल ये अमाउंट क्या हो जाएगा, कंपाउंड x प्लस 0.12x, ठीक है। और दूसरे साल इस पर भी ब्याज लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x तो मेरा पूरा रहेगा प्लस इसका जो आएगा 0.12x, प्लस ये तो मेरा रहेगा ही 0.12x, यानी ये पूरा हमारा बेसिक मूलधन हो जाएगा। तो ये तो रहेगा ही यहाँ पे, फिर इस x पे जो ब्याज लगेगा वो तो लगेगा ही, ठीक है। तो अगर आप इसको और डिटेल में समझिए, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, x, एक साल बाद क्या होगा, x प्लस 0.12x, क्योंकि 12% की दर है। और दूसरे साल हमारा ये हमारा मूलधन हो जाएगा, तो x प्लस 0.12x मेरा मूलधन। और फिर x पे जो ब्याज लगेगा 0.12x, और फिर इस पे भी ब्याज लगेगा 0.12 इंटू 0.12,
ठीक है, तो ये 0.12 का 0.12, तो अगर आप ये और ये पूरा मिलके हो जाएगा 37,000, जितना भी ये वैल्यू थी, देंगे जी 37,632, क्या हो जाएगी 37,632। अब ये क्या हो जाएगा 1.24x प्लस 12 बराई हम 144, लेकिन डिवाइड बाई 10,000, तो 0.0 करके आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं इसको जोड़ूंगा तो 0.0144, तो क्या आ जाएगा मेरा 44521, या 44 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1.2544 x इक्वल टू 37,632। अब दोस्तों यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की जो भी वैल्यू आती है, जो कि यहाँ पे आएगी 37,632 डिवाइड बाई 1.2544, अब इस वैल्यू को आपको उठाना है। ठीक है, और इस x की वैल्यू को आपको रखना है कहाँ, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट था, तो x की वैल्यू जो भी थी, x इंटू दर 12% इंटू समय 4 साल के लिए अपॉन 100। अब यहाँ पे आपकी ये जो वैल्यू आएगी निकल के, उसको उठा के यहाँ रख देना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर के लिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में कहता हूँ कि आप इसको सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि फाइनल आंसर क्या है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि कुछ ऐसा लगता है कि टाइम एंड वर्क का है। ये ट्रिक आई होप आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कहता है कि ए अलोन कैन कंप्लीट 4/5 ऑफ वर्क पार्ट ऑफ वर्क इन 20 डेज। 4/5 मतलब 80% करीब। तो ए जो है वो 4/5 वर्क जो है उसको 20 दिन में कर देता है। अब रिमेनिंग वर्क कितना हो जाए 1/5, तो वो तो ए और बी मिलके करते हैं। ठीक है, वो 3 दिन में करते हैं। हाउ वुड बी टेक टू डू 37, यानी 37 से 1/2, यानी कि 75/2, 37 1 75/2 वर्क टेक टू डू 2 टाइम्स द ओरिजिनल वर्क। अच्छा, ये आपका ऑप्शन था। तो अगर ओरिजिनल वर्क पहले मान लीजिए कि 100 यूनिट था और अब मान लीजिए कि 200 यूनिट हो गया, तो ए और बी उसको अकेला करने में कितना समय लगाएगा। तो दोस्तों अगर हम टोटल वर्क को मान लें कि मान लें कि टोटल कितना वर्क है, मान लेते हैं कि टोटल 200 यूनिट का काम है। अब 200 यूनिट में से 4/5 यानी कि 160 यूनिट के काम को करने में ए 20 दिन लगा रहा है, 20 डेज। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1 डे में, तो 20 दिन में 260 160, तो एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा। अब अगर ए एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहा है और जो बचा हुआ काम है, यानी कितना 40 यूनिट का काम, वो 3 दिन में हो रहा है, लेकिन कब, जब ए और बी मिलके कर रहे हैं टुगेदर। तो अब दोस्तों 3 दिन में ए कितना काम करेगा, 3 × 8 यानी 24 यूनिट। तो मतलब 3 दिन में बी कितना काम करेगा, तो 3 दिन में बी करेगा 16 यूनिट का काम। ठीक है, तभी तो 40 यूनिट का काम होगा। तो बी 3 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 16 यूनिट का काम कर रहा है। अब यानी कि बी एक दिन में कितने यूनिट का काम करेगा, तो 16/3 यूनिट काम करेगा।
अब जब हमें ये पता चल गया कि बी एक दिन में 16/3 यूनिट काम करेगा, तो हम क्या करते हैं, मैं नीचे कर देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, पूछा है कि अगर काम डबल हो जाए यानी 400 यूनिट का काम हो जाए, और बी एक दिन में कितना दे यूनिट करता है, 16/3 यूनिट करता है। ठीक है, तो कितने दिन में करेगा, तो 400 यूनिट का काम है, एक दिन में इतना करता है, तो 400 इंटू 3/16, 4 चौक 16, 100, तो ये करेंगे 300/4 यानी कि कितने, 75 दिन में। अब अगर हम आते हैं तो हमारे जैसे सी पार्ट आप देख रहे हो, सी पार्ट में आंसर है कितने दिन में करता है, तो 75 दिन में करता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये यूनिट वाली टेक्निक, क्योंकि ये सबसे आसान टेक्निक पड़ती है कि आप ये निकालिए कि एक आदमी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, और उस हिसाब से आप फिर उसको आगे पता कर लेंगे कि टोटल यूनिट कितनी है और टोटल वो कितने दिन में करेगा। हाँ, कितने यूनिट का काम मांगना है, तो वो ऐसा माना करिए कि एलसीएम हो चीज़ों का, ताकि संख्या आराम से कट जाए। अब अगला क्वेश्चन आता है 2 years एगो। अब ये एज का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्या है। 2 years एगो रितु वॉज 3 times ओल्ड एज हर डाटर। तो 2 साल पहले मान लीजिए कि रितु वॉज 3 times ओल्ड एज हर डाटर। ठीक है, और 2 years hence यानी x+2, he was twice her age, और 2y, twice her age will be equal to 5 times, so twice her age will be equal to 5 times her daughter. What is the sum of present age of Ritu and her daughter? तो ये हमें निकालना है। तो आप देख रहे हो कि जैसा कि यहाँ पे x है, तो इसको भी आप 2 से गुणा कर दो इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगी 2x - 4 = 6y, और ये क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन 2x + 4 = 5y। दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दीजिए, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, तो हमारी -8 = y, तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। और अगर आप x की वैल्यू देखेंगे तो x हो जाएगा 26। एक बार दोस्तों इक्वेशन फिर से बनाते हैं, आई थिंक कुछ छूट गया। 2 years एगो, ठीक है, मान लीजिए अभी की उम्र ऋतु की कितनी है, x, तो 2 साल पहले कितनी होगी, x - 2। ऋतु वाइज 3 times एज ओल्ड एज हर डॉटर, तो उसकी डॉटर मान लीजिए कि 2 साल पहले, 3 साल पहले कितनी y ईयर्स की थी, तो 3y। 2 years hence, तो अभी से 2 साल आगे, ट्वाइस हर एज, तो उसकी एज का ट्वाइस कर दें, विल बी इक्वल टू 5 times ऑफ हर डॉटर। ठीक है, तो व्हाट इज द सम ऑफ प्रेजेंट एज, यानी x प्लस वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड अपनाते हैं, x = 3y + 2, उसके यहाँ अप्लाई करते हैं, तो 2 × 3y + 2 + 2 = 5y, तो 6y + 8 = 5y। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो y = -8 आ रहा है।
दोस्तों इस क्वेश्चन में बस एक जगह आपको जो प्रॉब्लम हो सकती है, वो बोल रहे हैं 2 ईयर हेंस। अब वो ये नहीं बोल रहे हैं कि 2 ईयर्स कहाँ से। तो अगर ये आप देखोगे 2 ईयर्स हेंस, तो वो नहीं बोल रहे 2 ईयर्स कहाँ से। अगर ये 2 साल पहले से 2 ईयर बोल रहे हैं तो 2 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो वो एक्चुअली एक्स ही होगी। तो 2x = 5y बोल रहे हैं, यानी कि तो अगर मैं इस हिसाब से इसकी वैल्यू रखूँ, 2 × 3y + 2 = 5y, और ये रखूँ तो 6y + 4 = 5y। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कुछ गलत है, इसमें डेटा का कुछ गलत है, क्योंकि इसमें सही नहीं बैठ रहा है। उसको आप भी देखिएगा एक बार, तो बताइएगा फिर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन है, ए सर्टेन सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABCD इन द रेशियो। तो मान लीजिए कोई सम है, तो 3:4:8:6 के रेशियो में बांट दिया गया। इफ द शेयर ऑफ सी इज, तो देखिए दोस्तों सी का जो भी शेयर होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। सी का शेयर होगा 8/3 + 4 + 8 + 6। तो ये कितना होगा, 8/4 3 7 21। अब दोस्तों अगर मैं इसको x मान लूँ, ये 3x है, ये 4x है, ये 8x है, ये 6x है, तो c का सम होगा 8/21x = 2820 दिया हुआ है, 2820। तो x की वैल्यू निकालेंगे, x आएगा 2820 × 21/8। इसको यहीं रोक देंगे, और हमसे पूछा है तो 2820 मोर देन डेट ऑफ बी लिखा है। तो अब इसकी थोड़ी सी इक्वेशन थोड़ी सी टफ बनेगी। तो अगर c का सम देखेंगे तो आएगा 8/21x = 2820 प्लस, अब b का क्या होगा, तो b का होगा 4/21x। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4/21x = 2820। तो x क्या आएगा, x आएगा 2820 × 21/4। ठीक, अब वो क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड डी। तो अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो ए और डी का क्या शेयर होगा, तो ए का क्या शेयर होगा, 3/21x, प्लस डी का क्या शेयर होगा, 6/21 है। दोनों को मिलाओगे कितना आएगा दोस्त, 9/21x। अब x की वैल्यू आपको पता है, तो 9/21 × 2820 × 21/4, 21 कट जाएगा। दोस्तों क्या आएगा ये, तो आपसे पूछा है कितना होगा, तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2820/4 × 9। इसको यहाँ काट भी सकते हो, 705 × 9। तो एक्चुअली ये जी 705 ही आएगा। तो ये आएगा 5×9 = 45 के 5 × 4 4 9 7 63, इतना आ जाएगा। तो डी पार्ट इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट है। तो देखिए दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया और ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr H + r। ये टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का।
सिलेंडर, और कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। रेडियस और हाइट का रेशियो पूछा है, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तो 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई आर एच प्लस आर, ये आपको दिया हुआ है 2:3। तो अगर आप इसको ले आओगे तो 6 पाई आर एच इक्वल टू 4 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो 2 पाई आर एच इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई, दो से दो कट जाएगा, तो एच इक्वल टू 2 आर। तो हमें आर बाई एच निकालना है, तो आर बाई एच इक्वल टू 1/2। तो 1/2 जहाँ भी आंसर होगा, आई गेस यही आंसर है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 3 क्वेश्चन बच्चे हैं खाली। तो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन इज, इसका एक फैक्टर पूछा है, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, x-3 प्लस, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x³ - 3x² प्लस 3x - 2। ठीक है, तो x³ तो दोस्तों इसका जो भी ये फैक्टर होगा, अगर मान लीजिए कि ये इसका कोई फैक्टर है, तो इसको इसको जब इससे डिवाइड करेंगे हम, तो हमें क्या आ जाएगा, ये पूरा पूरा कटेगा। एक तो ये इसका तरीका है, और दूसरी बात क्या है कि अगर मैं दोस्तों इसमें हम ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले x को कुछ वैल्यू रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं। तो 2 पे क्या आएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 × 2 - 2। तो ये कितना होगा, 6, 6 - 2 कितना होगा, 4, 8 और 4 कितना होगा, 12। तो ये 12 - 12 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2 इसका एक सोल्यूशन होगा। और अगर x इक्वल टू 2 इसका एक सोल्यूशन होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किससे, अगर x इक्वल टू 2 इसका एक सोल्यूशन है, तो हम इसको x - 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, x - 2, और इधर क्या लिख सकते हैं, x³ - 3x² प्लस 3x - 2। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो हम तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले क्या जाएगा, x² बार जाएगा, तो क्या होगा, x³ - 2x²। यहाँ क्या आएगा, प्लस, यहाँ माइनस, ये तो कट जाएगा, जाएगा -x² प्लस 3x। तो -x बार जाएगा, तो -x² - 2 प्लस 2x। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ x - 2 प्लस 1। तो ये इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि जब ये +1 बार जाएगा तो ये x - 2, और फिर ये सब कुछ कट के 0 हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँ, 0 आएगा। तो ये x² - x + 1, आई थिंक बी पार्ट में लिखा हुआ है,
तो बी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ क्यूबिक इक्वेशन हो तो हम सबसे पहले एक्स की कुछ वैल्यू मानेंगे और देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। जो उसका सोल्यूशन होगा उसको हम फिर एक तरफ लाएंगे, जैसे एक्स इक्वल टू 2 सोल्यूशन था तो 2 को इधर लाएंगे तो एक्स बराबर एक्स माइनस 2, उससे भाग देंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। मीजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मीजर ऑफ सप्लीमेंट इज 4 टाइम द मीजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों इसको तो मैं, अब जैसे मान ली एक्स है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दो तरह की चीज़ें हैं। तो एक चीज़ हो गई सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्री एंगल, एक हो गई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका सप्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स, तो कॉम्प्लीमेंट होगा 180 माइनस एक्स। अब अगर हम इसको देखना चाहें तो अब ये बोलते हैं कि फॉर विच द सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स ऑफ इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो 90 माइनस एक्स इक्वल टू 4 इंटू, ये 720 होगा माइनस 4x, इसको हम इधर लाएंगे तो 3x इक्वल टू 630, x इक्वल टू 210। ठीक है। तो दोस्तों ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट होता है और ये होता है सप्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है और ये होता है सप्लीमेंट। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये होगा 4 इंटू, जो इसका सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट, तो 180 माइनस एक्स इक्वल टू 90 माइनस एक्स। दोस्तों इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 180 माइनस एक्स जो होगा वो 4 टाइम्स ये सप्लीमेंट जो है 4 टाइम 90 माइनस एक्स इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ये हमारी सही इक्वेशन है। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 360 माइनस 4x इक्वल टू 180 माइनस एक्स, तो ये आएगा 180 एक्स इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 60। अब 60 के लिए इसका सप्लीमेंट क्या होगा 120, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 30, तो ये देखिए इसका 4 टाइम्स है, तो 60 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हमने देख लिया। अब आता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a यूनिट्स ऑफ डेट ऑफ स्क्वायर whose diagonal is 2a यूनिट। यानी डायगोनल दिया हुआ है, हमसे पूछ रहे हैं कि एरिया बताना है। सबसे पहली बात तो ये है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एरिया होता है √3/4 a² अब इसकी साइड कितनी है 2a, तो a की जगह क्या दिया हुआ है 2a, तो उसका एरिया निकाल लो 4a², तो एक्चुअली कितना आएगा √3a²।
अब पूछ रहा है कि एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर बना लेते हैं। अब जो ये स्क्वायर है इसका जो डायगोनल है वो क्या है, 2a है। अब इसकी साइड मान लो कि a नहीं होगी तो a बार होगी, a बार होगी। तो हमें दिया हुआ है कि डायगोनल दिया हुआ है 2a। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइड का स्क्वायर करेंगे, यही डायगोनल होता है हमारा। तो 2a स्क्वायर, 2a डैश, मैं a डैश ले रहा हूँ, 2a, तो 2a डैश स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने। तो a डैश का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये 2a स्क्वायर, तो इतना आएगा 2a स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, a डैश स्क्वायर एक्चुअली क्या होगा, इस स्क्वायर का एरिया होगा, क्योंकि क्या है, स्क्वायर है, तो इसका एरिया होगा। तो कितना आ गया, 2a स्क्वायर, और उसका एरिया कितना आया था, √3a स्क्वायर, तो √3a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √3:2। तो सी पार्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने केवीएस के 2018 का साइंस और मैथ्स पूरा निपटा दिया है। आगे के वीडियो में और भी बाकी पेपरों की चर्चा हम करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको पसंद आया हो तो।